नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल आर्ट अकेडमी पर। कल परीक्षा है BHIC 133 की। ये इतिहास का विषय है, तो चलिए इतिहास के बारे में बात करते हैं। इसके कुछ मुख्य बिंदुओं पर बातचीत करते हैं। इसका पहला प्रश्न है, इतिहास से आप क्या समझते हैं या इतिहास किसे कहते हैं? इतिहास का शाब्दिक अर्थ है बीती हुई घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन, यानी कि जो घटनाएं पहले बीत चुकी हैं, जो घटनाएं पहले हो चुकी हैं, उनको इस तरीके से समझना, इस तरीके से प्रस्तुत करना कि एक कथा के रूप में इसे ग्रहण किया जा सके। इतिहास शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, इति और हास। इति का अर्थ है जो हो गया है, जो घट गया है, और हास का अर्थ है घटनाओं को प्रस्तुत करना। इस प्रकार बीती हुई घटनाओं को तथ्य और प्रमाणों और तिथियों के साथ इस प्रकार से संजोकर प्रस्तुत करना कि हमें ज्यों का त्यों उसके बारे में ज्ञान प्राप्त हो सके। इस प्रकार का अध्ययन इतिहास कहलाता है। इतिहास को ही अंग्रेजी में हिस्ट्री कहा जाता है। मानव समाज में घट चुकी घटनाओं को कथा के रूप में जानने का सबसे सशक्त और मजबूत उपाय इतिहास का गहन अध्ययन है। इस संदर्भ में इतिहास को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 प्राचीन इतिहास, नंबर 2 मध्यकालीन इतिहास और नंबर 3 आधुनिक इतिहास। इतिहास वास्तव में एक ऐसा विषय है जो हमें हमारे बीते गए भूतकाल से, बीते गए घटनाओं से जोड़ता है ताकि हम अपने आने वाले कल को सुधार सकें। दूसरा मुख्य प्रश्न है, इतिहास लेखन से आप क्या समझते हैं? अरबी फारसी परंपरा की इस संदर्भ में व्याख्या कीजिए। इतिहास लेखन का शाब्दिक अर्थ है बीती हुई घटनाओं को तथ्य और प्रमाणों के साथ लिपिबद्ध करना, उनको लिख कर रखना, संजो कर रखना। इतिहास लेखन की अलग अलग परंपराएं और प्रवृत्तियां होती हैं। हमारा विषय मध्यकाल है। मध्यकाल के दौरान इस्लाम धर्म अपने वर्चस्व पर था और पूरे विश्व में इस समय इतिहास में इस्लामिक प्रभाव छाया हुआ था। इस्लाम जगत के अंदर अरबी और फारसी भाषा का सर्वोच्च विकास हुआ। अरब में उस समय बहुत सी ऐसी परंपराएं घट रही थीं, बहुत सी घटनाएं घट रही थीं, और ये घटनाएं राजनीतिक, सैन्य, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन को न केवल व्यक्त कर रही थी बल्कि उसमें परिवर्तन भी लेकर आ रही थीं। और इन सभी घटनाओं को अरबी और फारसी भाषा में ही लिपिबद्ध किया जा रहा था। इसलिए मुख्य रूप से हम विश्व भर में जब मध्यकाल इतिहास की बात करते हैं तो मध्यकाल की ऐतिहासिक परंपरा में अरबी और फारसी भाषा के अंतर्गत इतिहास का गहन अध्ययन किया जाता है। अरब परंपरा इतिहास को राष्ट्रों की जीवन गाथा के रूप में प्रस्तुत करती है। अपने इतिहास में न केवल वे शासक, राजनीतिक घटनाओं और सैनिक घटनाओं की बात करते हैं बल्कि वे आम आदमी के जीवन को भी अपने इतिहास में व्यक्त करते हैं। उनका यह दृष्टिकोण है कि हमें न केवल शासन बल्कि आम लोगों के जीवन को भी उतारना चाहिए। इस प्रकार अरबी फारसी दृष्टिकोण औरों की अपेक्षा अधिक लोकतांत्रिक था। उनका मुख्य उद्देश्य था सबसे पवित्र सत्य तक पहुंचा जाए, जो घटनाएं हैं उसे सत्य से जोड़ा जाए, जो जैसा है उसे उसी रूप में रखा जाए, उसमें फेरबदल ना किया जाए। इसी कारण से अरबी इतिहास में इस्नाद परंपरा का विकास हुआ। उन्होंने अपने इतिहास में कारण और प्रभाव की व्याख्या की। उन्होंने न केवल राजनीतिक बल्कि भौगोलिक वातावरण को भी इतिहास में शामिल करके इतिहास को कहीं अधिक यथार्थवादी बना दिया। अल-मसूदी, अल-बरूनी, आरिफ कंधारी, हमीदुद्दीन नागौरी, बख्तियार काकी, मोइनुद्दीन चिश्ती, फिरदौसी, शेख शादी इस काल के महत्वपूर्ण विद्वान, लेखक और इतिहासकार हैं। अरबी फारसी परंपरा के माध्यम से हम जान सकते हैं कि उस समय के इतिहास को किस प्रकार से दिखाया गया है, दर्शाया गया है। मध्यकाल में क्या क्या परिवर्तन हुए, क्या क्या घटनाएं घटीं। हालांकि फारसी परंपरा के अंतर्गत वंशवादी प्रभाव दिखाई देता है क्योंकि इन्होंने विशेष रूप से केवल शासकों और उनकी
बिल और उनकी आस्थाओं को व्यक्त करने का प्रयास किया है, परंतु उनके बावजूद बहुत से लेखकों ने सामान्य जीवन को भी इतिहास में स्थान दिया है, जिसके फलस्वरूप हम उस समय के जीवन को भली भांति जान सकते हैं। हम कह सकते हैं कि मध्यकाल में अरबी फारसी परंपरा का बहुत प्रभाव रहा और अरबी फारसी के माध्यम से ही इस काल के इतिहास को बेहतर तरीके से जाना जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, इंशा परंपरा से आप क्या समझते हैं? इंशा परंपरा सामान्य रूप से पत्र लेखन परंपरा है। इंशा का शाब्दिक अर्थ है सर्जन करना, निर्माण करना, लिखना या प्रस्तुत करना। इस शब्द का प्रयोग मध्यकाल में पत्राचार के व्यवहार को व्यक्त करता है। मध्यकाल में व्यक्तिगत पत्र और राजनीतिक पत्रों के व्यवहार को इंशा परंपरा के अंतर्गत रखा जाता है। इन पत्रों के माध्यम से हमें मध्यकाल के सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक प्रशासनिक विचारों और कामकाज की प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त होती है। सल्तनत काल में इंशा परंपरा के अंतर्गत जो पत्र प्राप्त हुए वे मात्र कुछ ही हैं, मगर उनमें सबसे प्रमुख हैं अमीर खुसरो के एजाज खुसरवी और अब्दुल्ला बिन मेहरू की इंशाए मेहरू। इन पत्रों के माध्यम से हमें उस काल के जनजीवन की झलक मिल जाती है। मुगल काल के दौरान पत्र व्यवहार शुरू करने के लिए अलग से एक दफ्तर तैयार किया गया, जिसका नाम था दीवाने इंशा। यह दफ्तर आधिकारिक पत्रों के मसौदे तैयार किया करता था। इंशा साहित्य के माध्यम से दिल्ली सुल्तानों और मुगलों के कार्यालय पद्धति की होने वाली कार्यवाही का स्पष्ट ज्ञान हो जाता है। इस राज्य में पत्राचार के अंतर्गत न केवल राजनीतिक और व्यवहारिक पत्राचार शामिल थे, बल्कि इसमें व्यक्तिगत और निजी पत्रों को भी शामिल किया गया था। इस प्रकार इंशा परंपरा दो भागों में बटी हुई थी। एक का संबंध पत्र लेखन शैली से था, जो कि शायद वास्तविक ना हो, परंतु दूसरी परंपरा ऐतिहासिक विषयों से थी और वास्तविक दस्तावेजों के रूप में इसका प्रयोग किया जा सकता है। इस प्रकार पत्र लेखन की परंपरा इतिहास बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनके माध्यम से इतिहास के विभिन्न आयामों को जाना जा सकता है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि इंशा परंपरा या पत्र परंपरा मध्यकाल की वे महत्वपूर्ण वस्तुएं और तथ्य हैं जिनके माध्यम से मध्यकाल के इतिहास को रचा जाता है, मध्यकाल के इतिहास को बनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, सूफी लेखन से आप क्या समझते हैं या सूफी परंपरा लेखन क्या है? तो चलिए बात करते हैं सूफी की। सूफी वे लोग थे जो हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते थे, इस्लाम की कट्टरता से अलग थे। जब भारत में सल्तनत की स्थापना हुई तो बड़ी तादाद में उनके साथ सूफी विद्वानों का प्रवेश भारत में हुआ और ये सूफी विद्वान शिक्षाओं के प्रचार प्रसार के लिए पत्रों का आदान प्रदान करते थे और विभिन्न प्रकार के लेख लिखते थे। इन पत्रों को, इन लेखों को ही सूफी साहित्य के अंतर्गत रखा जाता है। इस सूफी साहित्य को ही सूफी लेखन कहा जाता है और यह सूफी लेखन मुख्य रूप से 3 भागों में बटा हुआ है। इनमें पहला है मलफूजात। इसके अंतर्गत नैतिक और धार्मिक पहलुओं को दर्शाया गया है। इसमें सूफियों और फ़कीरों की बातचीत बताई गई है, धार्मिक पहलुओं को व्यक्त किया गया है और साथ ही साथ सामान्य और आम जीवन में लोग कैसी कैसी बातें करते थे, उनका जीवन कैसा था और उन्हें किन समस्याओं का सामना करना पड़ता था, इन बातों को व्यक्त किया गया है। नंबर 2, मकतूबात। मकतूबात के अंतर्गत सूफी शिक्षकों के द्वारा जो पत्र व्यवहार किया जाता था उनको व्यक्त किया गया है। इनके माध्यम से वे अपने दूर बैठे शिष्यों के साथ बातचीत किया करते थे, उनको शिक्षा प्रदान किया करते थे और जो उनके शिष्यों की समस्याएं होती थीं, जो जिज्ञासा होती थी, उनको दूर करने का प्रयास करते थे। यहाँ शिष्य और गुरु की बातचीत होती थी और ये संपूर्ण बातचीत पत्रों के माध्यम से होती थी, इसलिए यह विषय भी बहुत महत्वपूर्ण है। और नंबर 3 है सूफियों की जीवन शैली या सूफियों की जीवनी। सूफियों की जीवनियों को आलोचनात्मक ढंग से देखा जाना चाहिए, क्योंकि इनमें अक्सर शिक्षक की प्रशंसा के अंतर्गत चमत्कारों का उल्लेख किया गया है। इनमें चमत्कारीय कहानियाँ शामिल हैं जो कि वास्तविक नहीं हो सकती हैं, परंतु उनके माध्यम से में उस समय के समाज की पूरी जानकारी हो जाती है कि जब सल्तनत काल स्थापित हुआ था तो उस समय का
समाज, रहन सहन, खान पान, उनके विचार कैसे थे, वहाँ की जीवन शैली कैसी थी, उनकी विचारधारा कैसी थी। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं इतिहास लेखन के अंतर्गत सूफी परंपराओं का और सूफी लेखन का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। इतिहास लेखन के दौरान विद्वानों से जो तथ्य छूट गए थे उन्हें सूफी लेखन के माध्यम से पूरा किया जा सकता है। यह उस समय की सटीक जानकारी घटनाओं के साथ व्यक्त करते हैं। और इसका सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है मंगोल समस्या। मंगोल समस्या से आप क्या समझते हैं, व्याख्या कीजिए। मंगोल शब्द का संबंध मंगोलिया से है। यह क्षेत्र मध्य एशिया में पड़ता है। 10वीं शताब्दी में एशिया महाद्वीप के पूर्व में रहने वाली वे सभी खानाबदोश और बर्बर जनजातियां जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकती रहती थीं, उनके एक सरदार जिनका नाम चंगेज खान था, उस चंगेज खान ने सभी सरदारों को, सभी कबीलों को लेकर एक बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित किया, बर्बर समाज की स्थापना की, जिसे हम यायावर साम्राज्य के नाम से भी जानते हैं। इस खानाबदोश लड़ाकू योद्धा समाज ने बहुत ही कम समय में मध्य एशिया और पश्चिम एशिया में बड़े बड़े साम्राज्य, राज्य और सुल्तानों को नष्ट कर दिया। भारत का दिल्ली सल्तनत हिंदू कुश पर्वत के कारण मंगोलों के आक्रमण से बचा हुआ था, जिसके फलस्वरूप मंगोल दिल्ली के सुल्तानों की पहुंच से बहुत दूर थे और उनके संघर्ष का केंद्र मुख्य रूप से सतलुज का क्षेत्र बना रहा। भारत के शासकों ने यह भली भांति जान लिया था कि मंगोलों से दुश्मनी लेना ठीक नहीं है, इसीलिए वह मंगोल खतरों से दूर बने रहे। उन्होंने मंगोलों से बचने के लिए 3 दृष्टिकोण अपनाए। नंबर 1, अलगाववाद, यानी कि अलग रहना, उनसे बातचीत ना करना। नंबर 2, तुष्टीकरण की नीति, यानी कि वो जो करते हैं करते रहें, हमें उनके बीच में नहीं पड़ना है। और नंबर 3, विरोध की नीति। भारत के सुल्तान इल्तुतमिश ने अलगाववादी नीति का अनुसरण किया। 1221 में मंगोलों ने ख्वारिज़म साम्राज्य का अंत कर दिया। चंगेज खान ने राजकुमार जलालुद्दीन का पीछा करते हुए भारत की सीमाओं में आ पहुंचा। इसके फलस्वरूप इल्तुतमिश ने राजकुमार को अपने यहाँ शरण देने से मना कर दिया। यह अलगाववादी नीति थी ताकि मंगोल क्रोधित होकर भारत पर आक्रमण ना कर दें, इसलिए इल्तुतमिश ने उसको शरण नहीं दी। और इल्तुतमिश ने शायद चंगेज खान के साथ पत्राचार भी किया था और यह पत्र व्यवहार शायद एक दूसरे पर आक्रमण ना करने का था। और जब तक चंगेज खान जीवित रहा, इल्तुतमिश ने भी उत्तर पश्चिम की ओर कोई सैन्य अभियान नहीं भेजा। आगे चलकर सल्तनत की सीमाएं जब लाहौर और मुल्तान तक बढ़ गईं, तब मंगोलों की समस्या प्रत्यक्ष रूप से सामने आ गई। अब दोनों के बीच कोई भी मध्यवर्ती राज्य या प्रदेश नहीं था। इस समय भारत की शासक रजिया सुल्तान थी। रजिया ने मंगोलों के विरुद्ध किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं किया। उसने तुष्टीकरण की नीति अपनाई। तुष्टीकरण का शाब्दिक अर्थ है कि वो उनके किसी मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। क्योंकि इस समय मंगोल पश्चिम एशिया में व्यस्त थे, इसलिए वे भारत में सीधे रूप से आक्रमण नहीं कर सके और लगभग 1266 तक भारत के शासकों ने तुष्टीकरण की नीति अपनाए रखी। इसके बाद बलबन ने मंगोलों के विरुद्ध विरोध की नीति को अपनाया। बलबन ने अपनी पूरी ताकत मंगोलों को रोकने में लगाए रखी और उसे इस प्रयास में सफलता भी मिली। मंगोलों को व्यास नदी से दूर रखने में उसने बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त की। बलबन ने मंगोलों के विरुद्ध बल और कूटनीति दोनों का ही सहारा लिया, जैसे अपनी सुरक्षा रेखा को मजबूत रखना, व्यास नदी के पार भटिंडा, सुनाम और समाना किलों की मरम्मत कराना और वहां सैनिक छावनी का निर्माण करना। मुल्तान और कच्छ पर अधिकार कर लिया, किंतु पंजाब में बलबन की सेना पर मंगोलों का भारी दबाव बना रहा और बलबन के पुत्र मोहम्मद को प्रत्येक वर्ष मंगोलों के विरुद्ध सैनिक अभियान भेजने पड़ते थे। यहाँ तक कि 1285 में मुल्तान की रक्षा करते हुए उसके बेटे की मौत हो गई। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि मंगोल समस्या मध्यकाल में सबसे महत्वपूर्ण समस्या थी और भारत के शासकों ने इनसे निपटने के लिए 3 नीतियाँ अपनाई: अलगाववाद की नीति, तुष्टीकरण की नीति और विरोध की नीति।
अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की, या विजयनगर साम्राज्य की व्याख्या कीजिए। भारत के दक्षिण में 14वीं शताब्दी में दो बड़े राज्यों का उदय हुआ, बहमनी और विजयनगर। अंतिम यादव शासक राजा संगमा के पुत्र हरिहर और बुक्का के द्वारा 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई। विजयनगर में संगम राजवंश की स्थापना हुई। विजयनगर दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राज्यों में से एक था और भारत के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अपने उत्कर्ष के समय विजयनगर साम्राज्य संसार के सबसे उन्नत और समृद्ध राज्यों में से एक था। यहाँ के शासकों ने बहुत ही मजबूत और बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था का निर्माण किया। उन्होंने अपने शासन को केंद्रीय प्रशासन और प्रांतीय प्रशासन दो भागों में बांटा हुआ था। स्थानीय प्रशासन को सभा और नाडु में बांटा हुआ था। इन सभाओं को महासभा और महाजन के नाम से भी जाना जाता था। गांव में भी मोहल्ले और वार्ड बटे हुए थे। विजयनगर साम्राज्य ने सबसे ज़्यादा समृद्धि कृष्णदेव राय के काल में की और कृष्णदेव राय काल में ही विजयनगर महाशक्ति के रूप में स्थापित हुआ था। विजयनगर साम्राज्य का संघर्ष उसके पड़ोसी राज्य बहमनी के साथ बना रहता था, क्योंकि दोनों ही राज्य रायचूर के दोआब के लिए संघर्ष कर रहे थे और संघर्ष का मुख्य कारण कृष्णा गोदावरी का डेल्टा था, क्योंकि यहाँ की मिट्टी बहुत ही उपजाऊ थी और इसके साथ साथ यहाँ बड़े पैमाने पर खनिज पदार्थ और अन्य संसाधन उपलब्ध थे। विजयनगर की शक्ति का आधार उसकी दो प्रमुख राजनीतिक संस्थाएं नायकर और आयगर थी। विजयनगर साम्राज्य में ब्राह्मणों का भी अपना वर्चस्व था। वे न केवल धार्मिक भूमिकाएं निभाते थे बल्कि राजनीतिक पदों को भी नियंत्रित करते हैं। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि विजयनगर साम्राज्य एक बड़ा साम्राज्य था और इसने दक्षिण भारत में अपनी ख्याति प्राप्त की थी और लंबे समय तक इसने दक्षिण भारत पर राज किया। और कुल मिलाकर विजयनगर का स्थान भारत के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण है। इस विषय का एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत में मुगलों की स्थापना किस प्रकार से हुई, या भारत में मुगलों ने अपना शासन कैसे स्थापित किया। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर के द्वारा की गई। बाबर इससे पहले भी 4 बार आक्रमण कर चुका था, परंतु अपने 5वें आक्रमण के बाद, जिसे हम पानीपत के प्रथम युद्ध के नाम से जानते हैं, उसके बाद भारत में ही स्थायी रूप से बस गया और इसके साथ ही भारत में मुगल राज्य की स्थापना हुई। पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ। इस युद्ध में बाबर की युद्ध कला और रणनीति का परिचय मिलता है। बाबर ने अपनी मुट्ठी भर सेना के माध्यम से उनकी सहायता से इब्राहिम लोदी की विशाल सेना को हरा दिया। बाबर ने इस युद्ध में पहली बार तोप और बारूद का प्रयोग किया। इसके साथ साथ घोड़े पर बैठकर तीर चलाने वाले योद्धाओं ने भी इस युद्ध में अपनी निर्णायक भूमिका निभाई। इस पद्धति के माध्यम से बाबर ने युद्ध जीत लिया और यहाँ तक कि बड़े बड़े साम्राज्य हैरान रह गए कि बाबर ने छोटी सी सेना के माध्यम से इब्राहिम लोदी की विशाल सेना को कैसे हरा दिया। इस प्रकार 1526 के प्रथम पानीपत के युद्ध के मैदान में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल वंश की नींव डाली। इस प्रकार भारत में मुगल साम्राज्य का उदय हुआ। अगला प्रश्न है, मुगल शासकों का परिचय दीजिए। मुगल शासक भारत में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। भारत के इतिहास में मुगलों का विशेष महत्व है। मुगल साम्राज्य ने भारत को न केवल मजबूती के साथ एक किया बल्कि एक लंबे और बड़े शासन इकाई के रूप में स्थापित किया। 1526 से लेकर अंग्रेजों के आने तक भारत में मुगलों का वर्चस्व बना रहा और वे अपने आप में एक बड़ी शक्ति के रूप में स्थापित थे और उनकी शक्तियां 7 पीढ़ियों तक स्थापित रहीं। मुगलों के मुख्य शासक निम्न हैं। नंबर 1 बाबर, नंबर 2 हुमायूं, नंबर 3 अकबर, नंबर 4 जहांगीर, नंबर 5 शाहजहां, नंबर 6 औरंगजेब और नंबर 7
बहादुर शाह जफर। इन 7 मुगल शासकों ने लंबे समय तक भारत पर राज किया और मुगलों ने भारतीय इतिहास में कई चीज़ों की खोज की। उन्होंने भवन निर्माण कला, चित्रकला, भू राजस्व प्रणाली, नवीन सैन्य प्रणाली, कुशल संचार व्यवस्था और अन्य बहुत सी पद्धतियों का विकास किया। हम कह सकते हैं कि मुगल काल में भारत ने विभिन्न कलाओं में अपने आप को पारंगत किया और एक मजबूत भारत का निर्माण किया। अगला प्रश्न है, बैरम खां कौन था? बैरम खां अकबर का संरक्षक था और हुमायूं का बहुत ही ईमानदार स्वामी भक्त सेनानायक था। जिस समय हुमायूं की मृत्यु हुई उस समय अकबर मात्र 13 साल का था और उस समय हुमायूं के विश्वास पात्र और अकबर के शिक्षक के रूप में बैरम खां को राज्य का संरक्षक नियुक्त किया गया। वह एक कुशल योद्धा था, एक मजबूत सेनापति था। उसने मजबूती से मुगल साम्राज्य को संभाला और उसे एक आकार दिया। साथ ही साथ बैरम खां ने कुछ ही वर्षों में पूरे राज्य का नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया। उसने सभी पदों पर अपने विश्वास पात्रों को स्थापित किया और वह सभी काम अपनी इच्छा के अनुसार करने लगा। आखिरकार बैरम खां थोड़ा अनियंत्रित हो गया, परंतु 1559 में अकबर ने बहुत ही समझदारी के साथ उसकी शक्तियों को नियंत्रित किया और कुछ समय के बाद उसे सत्ता से निरस्त कर दिया। अगला प्रश्न है हमारा, अकबर की राजपूत नीति की व्याख्या कीजिए। अकबर मुगल वंश का सबसे महान शासक था। यह हुमायूं का पुत्र था। इसका पूरा नाम जलालुद्दीन था। अकबर इसकी उपाधि थी। जब अकबर गद्दी पर बैठा उस समय राजपूताना में बहुत सारे छोटे बड़े राज्य थे, जैसे आमेर, मेवाड़, मारवाड़, बीकानेर, जैसलमेर, रणथंभौर आदि। अकबर ने राजपूतों के साथ अन्य मुगलों की तरह एक अलग नीति अपनाई। उसने राजपूतों के साथ कोई युद्ध नहीं किए, उनके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया। उसने पूरी सद्भावना और सहयोग के साथ मित्रता और उदारता की नीति अपनाई। वह एक महान शासक था। उसे पता था कि किसी को अपना दुश्मन बनाकर जीता नहीं जा सकता है। उसने यह भी महसूस किया कि राजपूत महान हैं, योद्धा हैं, निडर हैं, त्याग से परिपूर्ण हैं। इसलिए राजपूतों से दोस्ती के माध्यम से ही संबंध बनाए जा सकते हैं। अकबर ने राजपूतों को मित्र बनाने के लिए, उनसे अच्छे संबंध स्थापित करने के लिए निम्न नीतियां अपनाई। नंबर 1 है वैवाहिक संबंधों की स्थापना, अर्थात अकबर ने अपने बेटों की, अपने बेटियों की वहाँ पर विवाह, शादी और कई प्रकार के संबंध स्थापित किए। स्वयं अकबर ने कई राजपूतों से विवाह संबंध स्थापित किए ताकि रिश्तेदारी हो जाए और आपस में युद्ध ना हो। राजपूतों को उच्च पदों पर नियुक्त करना। अकबर ने जितने भी शासकों से बातचीत की, जो भी राजपूत मिले, उनमें से जितने योग्य थे उसने उन सभी योग्य राजपूतों को अपने राजदरबार में रखा, उन्हें उच्च पदों पर स्थापित किया ताकि न केवल वे उसके स्वामी भक्त रहें, ईमानदार रहें, बल्कि वे उनका भली भांति प्रयोग भी कर सके। नंबर 3 सामाजिक बुराइयों को दूर करना, जैसे बाल विवाह पर रोक लगाना, सती प्रथा को बंद करने का प्रयास करना, विधवा विवाह को स्वीकृति प्रदान करना, सभी लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करना, मंदिर बनवाने के लिए, मंदिरों की मरम्मत के लिए दान देना, जजिया कर की समाप्ति करना, तीर्थ कर को समाप्त करना, गोवध पर रोक लगाना। कुल मिलाकर अकबर ने राजपूतों के साथ बहुत ही सहयोग, मित्रतापूर्ण और सद्भावनापूर्ण संबंध स्थापित किए। वह जानता था कि अगर लंबे समय तक शासन करना है तो उसे कहीं ना कहीं मित्रता की जरूरत पड़ेगी और बिना मित्रता के लंबे समय तक शासन किया नहीं जा सकता है, और इसी कारण से अकबर की गिनती महान शासकों में होती है। हमारा अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य का पतन किन कारणों से हुआ? मुगल साम्राज्य भारत के बड़े साम्राज्यों में से एक था और इतने लंबे समय तक उसने भारत पर राज किया, और इसके एक नहीं कई कारण थे जिन कारणों से साम्राज्य नष्ट हो गया। इसके मुख्य कारण हैं, नंबर 1
उत्तराधिकार का निश्चित नियम ना होना। मुगल साम्राज्य में उत्तराधिकार के लिए कोई निश्चित नियम नहीं था। जितने भी बेटे, भाई, भतीजे होते थे वो आपस में लड़ते थे, जिसे युद्ध में जीत मिलती थी वह सत्ता पर बैठता था। इस कारण से मुगलों की आपसी शक्ति बहुत कमजोर हो गई। औरंगजेब की दक्षिण नीति। औरंगजेब एक महत्वाकांक्षी शासक था। उसने अपने काल में मुगल साम्राज्य को सबसे बड़ा कर दिया था, परंतु दुर्भाग्य से उसकी नीतियां उसके लिए दुर्भाग्यपूर्ण रहीं, क्योंकि जब वह उत्तर में होता तो दक्षिण में विद्रोह हो जाते और जब वह दक्षिण में होता तो उत्तर में विद्रोह हो जाते। इतिहासकारों ने कहा भी है कि दक्षिण की राजनीति उसके लिए नासूर बन गई थी। यदि वह दक्षिण में सैन्य अभियान नहीं करता तो उसका साम्राज्य इतनी जल्दी नष्ट नहीं होता। जागीरदारी का संकट। मुगलों की संपूर्ण शासन व्यवस्था जागीरदारों पर निर्भर थी और जैसे ही मुगल शासन कमजोर हुआ, जागीरदारों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया और बड़े जागीरदारों ने स्वयं को शासक और राजा के रूप में स्वतंत्र घोषित कर दिया और मुगलों की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया। कृषि व्यवस्था का संकट। भारत की संपूर्ण अर्थव्यवस्था, संपूर्ण राजस्व और अन्य सभी प्रकार के खर्चे कृषि से पूरे होते हैं। मुगल काल में हालांकि अकबर, शाहजहां और जहांगीर के काल में कृषि का विकास करने का प्रयास किया गया, परंतु धीरे धीरे कृषि हानिकारक व्यापार बनती जा रही थी और वहाँ से कुछ भी नहीं प्राप्त हो पा रहा था और खर्चे लगातार बढ़ते जा रहे थे, जिसके फलस्वरूप कृषि व्यवस्था का संकट भी मुगलों के पतन का मुख्य कारण बना। कमजोर उत्तराधिकारी। औरंगजेब के बाद जो भी उत्तराधिकारी आए वे आपस में बहुत कमजोर थे, विलासी थे। वे इतने बड़े साम्राज्य की सत्ता की डोर नहीं संभाल सके और आखिरकार कमजोर उत्तराधिकारियों के कारण मुगल साम्राज्य नष्ट हो गया। ठीक उसी समय मराठा शक्ति का उदय हो रहा था। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उसके आसपास के इलाकों में मराठा मजबूत हो रहे थे और मराठों ने मुगलों को नियंत्रित करना शुरू कर दिया था। विदेशी शक्ति का उदय। ठीक इसी समय फ्रांसीसी, ब्रिटिश, पुर्तगाल इत्यादि भी अपनी यहाँ पर कंपनियां जमा चुके थे, कारखाने जमा चुके थे और उनकी शक्ति का उदय भी लगातार मुगलों को कमज़ोर कर रहा था। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि मुगल साम्राज्य का पतन किसी एक कारण से नहीं हुआ, इसके अलग अलग कारण थे। मुगलों की अपनी आंतरिक और बाहरी कमजोरी के कारण मुगल साम्राज्य का पतन हो गया और एक बड़ा साम्राज्य नष्ट हो गया। मनसबदारी प्रथा से आप क्या समझते हैं? मनसब शब्द का अर्थ पद होता है। इसे प्रतिष्ठा का पद, ओहदा या सम्मान का पद कहा जाता है। मनसबदारी प्रथा की शुरुआत अकबर के काल में हुई। बाबर के काल में यह पद नहीं था। अकबर ने अपने सैनिकों, नागरिकों और अधिकारियों को उनकी योग्यता के आधार पर मनसब प्रदान किया करता था। मनसबदार नागरिक तथा सैनिक दोनों ही विभाग में होते थे। इस प्रथा को अकबर ने दशमलव प्रणाली के आधार पर संगठित किया था। अबुल फजल के अनुसार अकबर ने 66 मनसबदारों की श्रेणी बनाई थी। सम्राट ने 10, 20, 100, 500, 1000, 10,000 घुड़सवारों में से किसी एक संख्या का मनसबदार नियुक्त करता था। मनसबदारी प्रथा 3 चीज़ों पर आधारित थी। मनसबदारी प्रथा पद अनुक्रम में निर्धारित होते थे। मनसबदार का वेतन निश्चित होता था। मनसबदार को निश्चित संख्या में सेना, घोड़े और हथियार रखने होते थे। मनसबदारी प्रथा में जात और सवार का निर्धारण मनसबदार के पद और वेतन के सूचक होते थे। मनसबदार 3 श्रेणी में बटे हुए थे। प्रथम श्रेणी के मनसबदार, इसके अंतर्गत वे मनसबदार आते हैं जिनके घुड़सवारों की संख्या जात के बराबर होती थी। द्वितीय श्रेणी के मनसबदार, इसके अंतर्गत वे मनसबदार आते थे जिनके पास जात की संख्या के आधे या उससे अधिक घुड़सवार होते थे। तृतीय श्रेणी के मनसबदार, इसके अंतर्गत वे मनसबदार आते थे जिनके घुड़सवारों की संख्या उनकी जात की संख्या की आधे से कम होती थी। इक्ता प्रणाली से आप क्या समझते हैं? 13वीं शताब्दी में शासकों ने अपने राज्य के विस्तार और सुदृढ़ीकरण के लिए नगद वेतन के स्थान पर भूमि अनुदान देना शुरू कर दिया। इस भूमि अनुदान व्यवस्था को ही इक्ता प्रणाली के नाम से जाना गया। इस अधिकार को प्राप्त करने वाले मुक्ति या वली कहलाए। भू अनुदान का मतलब यह नहीं था कि उनका जमीन पर मालिकाना हक हो गया और यह अनुदान वंशानुगत भी नहीं था। यह एक प्रकार की व्यवस्था थी, प्रक्रिया थी कि वह जब तक सम्राट की सेवा करेगा
वह उस भूमि के माध्यम से अपना जीवन यापन करेगा और इसका मुख्य उद्देश्य नगद वेतन के दबाव को कम करना था। इस प्रणाली को बलबन के द्वारा नियंत्रित और व्यवस्थित करने का केंद्रीय प्रयास किया गया। उसने प्रत्येक मुक्ति के साथ एक लेखाकार की नियुक्ति की जिससे सल्तनत की वास्तविक आय का अनुमान लगाया जा सके। इस प्रकार इख्ता प्रणाली नगद वेतन के बदले शुरू हुई थी, जिसका उद्देश्य था नगद वेतन के भार को कम किया जाए। जागीरदारी व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? जागीरदारी प्रथा का विकास अकबर के शासनकाल में हुआ। अकबर का साम्राज्य मुख्य रूप से दो भागों में बटा हुआ था, खालसा और जागीर। खालसा राज्य की जमीन होती थी, राज्य की भूमि होती थी, जिसका लगान सीधे सीधे राजकोष में जमा होता था, जबकि जागीरदारों को उनके वेतन के साथ दिया जाता था। अलग अलग व्यक्तियों को उनके पद के अनुसार जागीर प्रदान की जाती थी। जागीरदारों की शक्तियों को भी नियंत्रित रखा जाता था। उन्हें एक जागीर से दूसरे जागीर में स्थानांतरित किया जाता था ताकि उनकी शक्ति ना बढ़ जाए, वे अनियंत्रित ना हो जाएं। जागीर मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती थी। वेतन के रूप में प्रदान की गई जागीर, इसे जागीर तनख्वाह कहा जाता था। विशिष्ट उद्देश्य और कार्य के लिए प्रदान की गई जागीर, इसे मसरूत जागीर कहते थे। कुछ जागीरों को इनाम के रूप में प्रदान किया जाता था, जिसे इनामे जागीर कहते थे। जमींदारों अथवा शासकों को उनके स्वयं के क्षेत्रों को जागीर के रूप में दिया जाता था, जिसे बर्तन जागीर कहते थे। इसके अलावा जहांगीर के काल में मुस्लिम कुलीनों को कुछ जागीरें प्रदान की गईं, जिसे अल तमगा जागीर कहते थे। टकसाल से आप क्या समझते हैं? टकसाल एक प्रकार का कारखाना होता है जहां पर सिक्कों की ढलाई होती है, यानी कि सिक्कों को बनाया जाता है। टकसाल का मुख्य अधिकारी दरोगा-ए दारुल होता है, जो कि टकसाल को नियंत्रित करता है, व्यवस्थित करता है। उसकी सहायता के लिए बहुत सारे पदाधिकारी, निपुण कारीगर और कर्मचारी होते हैं। टकसाल के द्वारा शराफ की नियुक्ति मूल्यांकनकर्ता के रूप में की जाती थी। शराफ का मुख्य कार्य सिक्के की शुद्धता की जांच करना, उसके वजन की जांच करना, और यह कार्य बहुत ही देखरेख में होता था। तहसीलदार प्रतिदिन के लाभ का हिसाब रखता था, सिक्कों और बहुमूल्य धातुओं को सुरक्षित स्थान पर रखता था। इस प्रकार टकसाल वह कारखाना था जहां पर राज्य की मुद्रा का निर्माण किया जाता था, और यह बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य था। इस प्रकार टकसाल एक ऐसा कारखाना था जहां सिक्कों की ढलाई का बनावट का काम किया जाता था। चौधरी के पद से आप क्या समझते हैं? चौधरी का पद एक महत्वपूर्ण पद है। इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले 14वीं शताब्दी में हुआ और इसका प्रयोग सबसे पहले बर्नी के द्वारा किया गया। चौधरी 100 गांवों का प्रमुख होता था। इरफान हबीब के अनुसार चौधरी एक प्रकार से गांव को नियंत्रित करने का कार्य करते थे। इनका मुख्य कार्य गांव में होने वाले सभी कार्यों का हिसाब किताब रखना था और साथ ही साथ वह गांव के मसलों को भी निपटारा करने का कार्य करते थे। पटवारी से आप क्या समझते हैं? पटवारी एक सामान्य ग्रामीण पद है। एक गांव में लगभग 200 से 300 पुरुष होते थे। प्रत्येक गांव में हिसाब किताब रखने के लिए कर्मचारी होता था। उस कर्मचारी को ही पटवारी कहा जाता था। पटवारी के खाते से सभी प्रकार के वैध और अवैध भुगतानों का पता चल जाता था। पटवारी सरकारी कर्मचारी न होकर ग्राम का अधिकारी होता था और यह पद दिल्ली सल्तनत के द्वारा शुरू नहीं किया गया था। पटवारी का पद आज भी विद्यमान है, जो कि जमीनों की देखरेख करता है। व्यापार के अंतर्गत बंजारों का क्या महत्व था? मध्यकाल में जो व्यापारी अनाज का व्यापार करते थे उन्हें कारवानी कहा जाता था। यह लोग दूर दराज के क्षेत्रों से अनाज और दूसरा सामान लेकर शहरों या दिल्ली के क्षेत्रों में आते थे। इनमें कुछ के पास अनाज से लदे 10,000 बैल होते थे और कुछ के पास 20,000 बैल होते थे। बाद में उनको ही बंजारों के नाम से जाना गया। हम कह सकते हैं कि मध्यकाल में व्यापारिक गतिविधियां बंजारों के माध्यम से ही की जाती थीं। बंजारों की भूमिका व्यापार में सबसे अहम थी, क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान पर वस्तुओं को लाने ले जाने का कार्य करते थे और इनके सभी कार्य बैलों, पशुओं इत्यादि के माध्यम से होते थे और ये बड़ी मात्रा में एक काफिले के रूप में, एक कबीले के रूप में चलते थे। इनका जीवन घुमंतु था।
इसलिए इन व्यापारियों को बाद में बंजारों के नाम से जाना गया। शेख निज़ामुद्दीन औलिया कौन थे? शेख निज़ामुद्दीन औलिया बहुत ही प्रसिद्ध सूफी संत थे। इन्होंने पूरे भारत में चिश्ती संप्रदाय का प्रचार प्रसार किया। यह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे। इन्होंने सारी उम्र सूफी शिक्षाओं का प्रचार किया। इनके जीवन काल में 7 शासक दिल्ली सल्तनत के बैठे, पर उन्होंने कभी भी किसी भी शासक के दरबार में पैर नहीं रखा। उनके दरबार में मुफ्त लंगर की व्यवस्था थी, जहां पर हिंदू और मुस्लिम दोनों ही समान रूप से आदर पाते थे और उन्हें कई प्रकार के योगों का अभ्यास था। शेख निज़ामुद्दीन के बहुत सारे शिष्य थे और वे जीवन भर हिंदू मुस्लिम एकता के लिए काम करते रहे। उन्होंने लोगों को मानवता के भाव से जोड़ने का प्रयास किया। उनका मानना था कि सभी धर्म सात्विक हैं और प्रत्येक धर्म मानवता की बात करता है, इसीलिए हमें किसी प्रकार के वैर भाव में नहीं पड़ना चाहिए। उन्होंने जीवन भर चिश्ती संप्रदाय का प्रचार प्रसार किया। मुगल हरम से आप क्या समझते हैं? मुगलों के महल का वह विशेष स्थान जहां पर केवल महिलाएं ही होती थीं, जहां पर रानियां निवास करती थीं, राजकुमारियां रहती थीं, जहां पर पुरुषों का आना वर्जित था, यहां केवल सम्राट आराम करने के लिए या भोग विलास के लिए जाया करता था, मुगल हरम कहलाता था। यहाँ की सेविकाएं, सैनिक और अन्य कर्मचारियां भी महिलाएं ही होती थीं। कुल मिलाकर यह एक निजी और विशिष्ट स्थान था और यहाँ पर किसी भी बाहरी व्यक्ति का आना वर्जित था। तो आज के लिए इतना ही। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे दोस्तों, ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि BHIC 133 से संबंध रखते हैं। हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आपके बहुत काम आएगा। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए, समझ आए, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।